आज की शाम लॉर्ड्स ऑफ द वॉइसेस इंडिया वॉइस फेस्ट 2024 के इस सेशन में हमारे पहले खास मेहमान हैं वो जो अपनी आवाज के जरिए बॉलीवुड और एनिमेशन के आइकॉनिक कैरेक्टर्स में जान डालते आए हैं, द वन एंड द ओनली एंड माय डियर फ्रेंड विराज आडव. Can we have Viraj on the screen, please? Hello. Viraj, hi, good evening, Hi. and welcome to India Voice Fest. And thank you so much for sparing your very precious time and doing this with us. Thank you. Very precious. मैं आपको बिल भेज दूंगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल आए हैं, ये भी आ जाएगा. किसको दिया है जॉब को लेंगे. खैर आगे बढ़ते हैं और लेट मी इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट लेजेंडरी मेहमान, द लेजेंडरी वॉइस आर्टिस्ट और डबिंग के महारथी जो हर रोल में अपनी छाप छोड़ जाते हैं. प्लीज वेलकम द वन एंड द ओनली एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन इंडिया वॉइस फेस्ट, शक्ति सिंह जी. Hi everyone. Hi Darpan. Hi Shakti ji. Hello. विराज क्या हाल चाल है? Fine sir, how are you? Good. I'm मैं okay. जब थोड़ी देर पहले शक्ति जी से मिला तो मैंने कहा ये बहुत सालों की मेरी तपस्या जो है सफल हुई है, क्योंकि कई सालों से इंडिया वॉइस फेस्ट कोशिश कर रहे हैं हम कि शक्ति जी इस मंच पर आएं और इस मंच की शोभा बढ़ाएं. और इस साल हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ना सिर्फ आज बल्कि 8 तारीख को यानी जो ग्रैंड फिनाले है 8 दिसंबर को रंग शारदा में जो भव्य कार्यक्रम है, शक्ति जी उसमें भी शामिल होंगे. इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म इवेंट को भी हमारे लिए जो है दरकिनार कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल बात है. सो थैंक यू शक्ति जी. आने वाला जो 1 घंटा है हम पूरी कोशिश करेंगे कि विराज के जरिए हम आपके बारे में और आपकी इस जर्नी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं. और इसी के साथ अलाउ मी टू वेलकम आवर नेक्स्ट वेरी स्पेशल गेस्ट जो एक बहुत ही वर्सेटाइल कलाकार हैं, जो स्क्रीन और माइक दोनों पर अपनी कला का जादू बिखेरते आए हैं कई दशकों से. द इनक्रेडिबल, द वेरी डायनामिक एंड करिज्मेटिक आदर्श गौतम जी. Hello Adarsh. हाय, गुड इवनिंग. देखिए, या तो आप, क्योंकि आप बहुत ही प्रीमियम वॉइस हैं और आप बहुत पैसे चार्ज करते हैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्या ये कारण है कि आपने इंडिया वॉइस फेस्ट के लिए अपने माइक को जो है वॉल्यूम कम करके रखी है? नहीं सर, मैंने बिल्कुल कम नहीं किया. बिल्कुल कम नहीं किया. शुरू का आपका वेलकम जो था उसमें आवाज ही नहीं आई थी हमें, तो मुझे लगा सर इतने बड़े दिग्गज बैठे, उनके सामने दब गई मेरी आवाज. खैर एवरीवन, ये तीनों न सिर्फ इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं बल्कि नए आर्टिस्ट के लिए, एक पूरी जनरेशन के लिए बड़े इंस्पिरेशन है. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग सेशन और जानते हैं इनका सफर, इनकी कहानियां, इनकी वैल्यूएबल इनसाइट्स. और सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, शक्ति जी जिनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री में सूरज को दिया दिखाने जैसा है, पर हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें शक्ति जी की आवाज या शक्ति जी की आवाज के जादू की एक छोटी सी झलक है. तो मैं चाहूंगा आनंद ये वीडियो क्लिप प्ले करें और हम सब इनकी आवाज को थोड़ी देर एंजॉय करें. और उसके बाद आई एम गोइंग टू हैंड ओवर ऑन द अदर एंड ऑफ दिस वीडियो क्लिप. विराज, यू आर द बॉस नाउ. It is your session. Please go ahead and all of you have a fantastic time together. I'll see you on the other side. Thank you Darpan. Thank you. Bye-bye. मेरी याद आ ही गई तुम्हें. मेरा इंतजार कर रही थी. ये दर्द मैं सह रही हूँ इंसानी रूप में, इस तरह बंदी होकर समुंदर की गहराइयों से दूर, उन सब से दूर जो मुझे पसंद है. से दूर. 10 साल मैंने जी जान से काम किया जो तुमने मुझे सौंपा था. 10 साल उनका ख्याल रखा जो समंदर में मर गए थे. और आखिर में जब फिर से एक दूसरे से मिलन का वक्त आया तो तुम नहीं थी वहां. तुम वहां क्यों नहीं थी? शक्ति जी, भैया कैसे करते हो यार, मतलब
Thank you. शक्ति जी, सालों से यही हो रहा है, आप वन बाय वन एक सेंचुरीज लगाते जाते हैं आप। और ये कभी नहीं रिटायर होने वाले प्लेयर हैं, हाँ कभी नहीं रिटायर होने वाले प्लेयर हैं। कभी ना रिटायर होने वाले हैं। जब तक काम मिलता जाएगा करते रहेंगे और अच्छी तरह से काम करते रहेंगे, बस यही ख्वाहिश है। बिल्कुल। और बट कोशिश है। शक्ति जी, यू हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 1 साल या 2 साल या 5 साल, आपने पिछले 40 सालों से सिर्फ इंस्पायर ही किया हर किसी को, एक अलग से दिशा दिखाई है। एक आपके रोल्स आइकॉनिक हैं। मैं जब लिस्ट देखता हूँ आपकी तो मतलब शायद ये सेशन तो क्या रात भी कम पड़ जाएगी ऐसे, इतने आपके रात तो बहुत छोटे सा वक्त है यार। तो शक्ति जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दर्पण को और शुगर मीडियाज को वी हैव टू थैंक। आई थिंक वी लॉस्ट शक्ति जी सडनली। आई थिंक वो अपनी लिस्ट ढूंढने गए हैं। उनको बोलिए लिस्ट मत ढूंढिए, बहुत लंबी है, बहुत टाइम निकल जाएगा। आदर्श जी, आई लॉस्ट यू टू। Okay, I think there is a connectivity problem. So शक्ति जी के बारे में मैं कह रहा था कि उनकी इतनी सारी आइकॉनिक फिल्म्स हैं, इतने सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन्हें हम अगर चाहें भी तो शुरू करके खत्म करना तो दूर की बात है। तो बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऐसे जो आइकॉनिक रहे हैं, और उनसे जानेंगे हम लोग कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। बट तब तक आदर्श जी, इफ यू कैन टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आई नो यू यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर एंड रिव्यू इन जालंधर आल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ जी, मैं यही कह सकता हूँ कि भैया हर तरह के पापड़ बेले हैं, थिएटर, रेडियो, टेलीविजन, देन अभी बॉम्बे में सीरीज, सीरियल्स, फिल्म सब कुछ किया है। आप जहां से शुरू करना चाहते हैं वहां से शुरू कर लीजिए। आपकी वॉइसिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी आदर्श जी? आपके एक्टिंग के बारे में तो बहुत को पता है। अगर बहुत पीछे जाऊं तो वॉइसिंग की जर्नी मेरी एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम पे शुरू हुई थी, जब मैं जालंधर में था, स्कूल में था, और तब ऑल इंडिया रेडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था वहां पे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी रेडियो के माइक के सामने जाके बोलूं। तो बच्चे तो आपकी आवाज भी ठीक से आ नहीं रही है, कट रही है। आपकी आवाज आ रही है। अरे तो अभी मेरी चली गई थी, आवाज नहीं जानी चाहिए भैया। आवाज का प्रोग्राम है, आवाज नहीं जानी चाहिए। कोई बात नहीं, हम इसे डब कर लेंगे। आवाज की खाते हैं हम लोग। हमारी डबिंग कौन करेगा? हम इसे भी डब कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम सबकी डबिंग करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स की। हमारी डबिंग कौन करेगा? मुझे आज तक समझ नहीं। हम सबकी। अच्छा, क्या होता है आदर्श, क्या होता है कि जैसे मैं इतने लोगों की डबिंग करता हूँ, आप भी एक्टिंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम अपनी डबिंग करने जाते हैं तो हमें अपनी आवाज याद करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपनी आवाज, पता नहीं मुझे ये फील होता है कि हम अपनी आवाज इतने लोगों को दे चुके होते हैं जी। तो हमें अपनी आवाज को ढूंढना पड़ता है कि हमारी असली आवाज क्या है। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे अपनी डबिंग में काफी टाइम लगता है करते हुए। सर, वो कभी कभी फोन उठाते वक्त हेलो में ही पता चल जाता है कि अपनी आवाज है कि नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो इसलिए पता चल जाता है अपनी आवाज है कि नहीं। यह है कि हम डबिंग या वॉइस आर्टिस्ट जो हैं उनको अपनी आवाज का सैंपल जो है वो कहीं ना कहीं बना के रखना चाहिए, जिससे उनकी आवाज खो ना जाए। बिल्कुल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बिल्कुल। और बिफोर वी गो अहेड नाउ, शक्ति जी, आप भी हैं, अभी आप आ गए हैं, आदर्श जी हैं, दर्पण आई एम श्योर हमें सुन रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाह रहा था, कल एक सेशन था जिसमें अपाला और रिंकी और इश, ये सारे लोग थे, और उनके सेशन का नाम था यंग एंड द रेस्टलेस। क्या बात, नाम था यंग एंड द रेस्टलेस। तो ये ओरिजिनल यंग एंड द रेस्टलेस यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डबिंग की हुई है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कब होगा? जी सॉरी आदर्श जी, अभी बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कब होगा?
बोल्ड ब्यूटीफुल। ये आप दोनों ही बता देंगे तो बेहतर होगा। वो But होगा नहीं, लेकिन नहीं, I think the original Young and the Restless is here because शक्ति जी, आदर्श, आप भी हमने सबने उसी से एक पहचान मिली, शुरुआत जो हुई थी उसी से पहचान हाँ, मिली, काफी लोगों को पहचान मिली उस सीरीज से, यंग एंड द रेस्टलेस से, और काफी लोगों की गाड़ी वहीं से चल पड़ी। भी काफी लोगों की गाड़ियां भी वहीं से आई थी। गाड़ियां दोनों। तो शक्ति जी, मैं आदर्श जी से पूछ रहा था उनके बारे में, उनकी वॉइसिंग जर्नी के बारे में। जालंधर हाँ, रेडियो में वो करते थे वॉइसिंग, उतना मुझे पता है। तो एक बार बचपन में गया था, जहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। शक्ति भैया तो लखनऊ से, वहां भी ऑल इंडिया रेडियो से गए होंगे। लखनऊ से आप वॉइसिंग करते थे ना शक्ति ऑल जी? इंडिया रेडियो से तो नहीं हुआ था, वहाँ एक हरबंस जायसवाल करके एक नई कंपनी खोली थी उन्होंने, जिसमें रेडियो प्रोग्राम्स हुआ करते थे। इट वाज नॉट जी। रिलेटेड टू ऑल इंडिया रेडियो। तो जी, वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स जैसे धरती के गीत, रामायण, ये इस तरीके की चीजें वो बनाया करते थे। तो वहाँ भी स्ट्रगल ही चल रहा था। स्ट्रगल तो खैर अभी तक चल रहा है, बस थोड़ी सर हम बहुत सबका चल रहा है। स्ट्रगल सबका चल रहा है। बस ये जैसे मैं कहता हूँ, मजदूरी जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है। आदमी को उससे झेलना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे इस वजह से जाते थे काम करने, तो वहाँ कुछ काम वाम किया हमने, और एक धरती के गीत करके था, उसमें रामायण का एक बार आया था, तो उसमें राम के लिए आवाज देते थे। तो तब इतना कुछ पता नहीं था, सीखते थे धीरे धीरे। और वहाँ पर एक बहुत हमारे गुरु बने, जो जिनका नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। वो बॉम्बे आए थे, पता नहीं क्या एक्टिंग करने आए थे या क्या, लेकिन फिर वहां जाके वो उन्होंने सब वो मैनेजमेंट वगैरह सब, डबिंग डायरेक्टर जैसे आजकल होते हैं, तो उन्होंने वो संभाल लिया। उनका नाम था संतराम शुक्ला। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जाने अनजाने उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। जी। तो आप दोनों जिस वक्त आप जालंधर से और लखनऊ से रिस्पेक्टिवली आप आए, और उस वक्त तो आप एक्टिंग के लिए आए होंगे या स्पेसिफिकली कुछ वॉइसिंग के लिए आए हैं, या रेडियो के माध्यम से आपको लगा कि मुंबई आकर यहाँ से कुछ हो सकती है बात? क्या था आपके जहन में उस वक्त कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे थे? अभिनय की दिशा में या वॉइसिंग की दिशा में? ऐसा कुछ था, क्योंकि वॉइसिंग इतना बड़ा उस वक्त कुछ था नहीं। रेडियो जो हर जगह होता था, हर शहर में जो रेडियो होता था, और डबिंग्स और वॉइसिंग अब जैसे हो रही हैं वैसे तो नहीं थी। नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी ना। उस वक्त तो हम सब जी तो वही कह रहा हूँ कि उस वक्त तो वॉइसिंग नाम की कोई चीज इतनी होती नहीं थी खास। और हम सब लोग जो आए थे अपने अपने शहरों से एक्टर बनने ही आए थे। वॉइसिंग का रास्ता धीरे धीरे हमें पता लगा। जी। जैसे शक्ति जी अभी बताएंगे उनकी वॉइसिंग की शुरुआत बॉम्बे में कहाँ से हुई। शक्ति जी, कैसा हुआ था आपके साथ? बॉम्बे में आकर आप एक्टिंग की दुनिया में आए थे, और फिर जी, आपके साथ कैसा रहा ये सफर, लखनऊ से मुंबई तक का सफर, और मुंबई में वॉइस मेरे एक्टिंग साथ की शुरुआत? जी। नहीं, जब मैं मुंबई आया 1982 में, तो एक्टर बनने के लिए आया, और आज भी करता ही हूँ एक्टिंग। तो एक्टिंग में हमने एक्टिंग में कोर्स किया, अनुपम खेर, पंकज कपूर, राज बब्बर, ये सब लोग क्लासेस लेने आया करते थे। जी। तो वो तो शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद जब खुले मैदान में आए, पिच पर आए, जब खेलने आए, तो फिर एक्टिंग इतनी आसानी से मिली नहीं। जी। और उस समय सीरियल भी नहीं हुआ करते थे। जी। तो सीरियल की ये शुरुआत हुई 83-84 में जाके। तो सबसे पहला मैंने सीरियल किया था करमचंद। फिर करमचंद किया था, फिर उसके बाद नुक्कड़ की शुरुआत हुई 84-85 में। फिर विनोद चोपड़ा की एक फिल्म की खामोश। फिर ये सब खामोश, जिसमें नसीर भाई और अमोल पालेकर, नाज़मी, ये लोग थे। आपने उसमें कुछ किया था, राइट शक्ति जी? आपकी मतलब वॉइसिंग की शुरुआत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से शुरू? नहीं, वॉइसिंग की शुरुआत वहां से नहीं थी। वॉइसिंग की शुरुआत हुई ये जब एक्टिंग का काम करने के बाद, जब ब्रेक आया, मतलब काम करने में। तो जैसे आदर्श को भी पता होगा, सी रॉक एक जगह थी जहां पर स्टूडियोज था, और प्रोड्यूसर्स भी आया करते थे, वहां मिलने जाए। तो हमारे एक मित्र भी थे जो अभी भी एक्टिंग करते हैं, दीपक सिन्हा नाम था।
नाम हाँ, है हाँ। actually। के साथ हम लोग फोटो लेके घूमा करते थे इधर इधर से उधर। तो वहां गए तो एक बार देखा वहां डबिंग चल रही है और धर्म जी डबिंग कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग हाँ। देखने लगे, झांकने लगे, तो वो अपना स्टूडियो में एक रिकॉर्डिस्ट था, तो वो जानते थे, तो अंदर लेके गए। तब तक उनका पैकअप हो गया और उन्होंने बुलाया कि भाई इसमें कुछ इंसिडेंटल कैरेक्टर्स हैं, कोई सिपाही का है, कोई चोर का है, किसी का भी है, तो आप करेंगे। तो वहां से हमने धीरे धीरे शुरुआत की, तो फिर उनको आवाज अच्छी लगी, तो फिर राइट। उन्होंने गाना ही शुरू कर दिया। ये कौन सा साल था शक्ति जी? 89 मेरे ख्याल से। 89 मेरे ख्याल से 85 रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके। और मेरी प्रोफेशनल डबिंग की जो शुरुआत हुई, एक फिल्म आई थी राम गोपाल वर्मा की, शिवा। ओह! हाँ, हाँ। ऑफ आई कोर्स। थिंक दैट वाज 89, और उसी साल में मेरी बड़ी बेटी का जन्म होने वाला था। हुँ, हुँ। और जिस दिन जन्म होने वाला था, हुँ। इट वाज 5 मई 1990। हुँ। तो उस समय स्ट्रगल का टाइम ही चल रहा था, जेब में पैसे वैसे हुआ नहीं करते थे, हम लोग इधर उधर घूमा करते थे फोटोज लेके। तो उसकी डबिंग हमने जिस सीरॉक से शुरू की, उसी सीरॉक में मैं डबिंग कर रहा था। ओके, ओके, ओके। तो उसी दिन मुझे पेमेंट मिला और मैं हॉस्पिटल आया और मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई और मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, एंड दैट डेट वाज 5 मई 1990। तो वाओ! वाओ, वाओ! पैसे लवली। वैसे मिल गए थे, काफी खुशी हुई। और इस डबिंग के लिए मेरा एक फ्रेंड है राज जुच्ची, तो उसने बताया था। अब फिर इसके हाँ। बाद क्या हुआ कि जिस लड़के की उसकी उसमें डबिंग की थी मैंने, जीतू नाम था उसका, हुँ, हुँ। तो उसी को अगली फ़िल्म में, आरजीवी की अगली फ़िल्म में रात करके फ़िल्म थी, जो बोनी कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें वो हीरो बन गया। वो सेम द सेम एक्टर। हाँ, जीतू। जीतू हीरो ओके। बन गए। अब हीरो जी। बनने के बाद फिर वो ढूँढने लगे, क्योंकि इनकी हिंदी अच्छी नहीं थी। ओम पुरी थे उसमें, रोहिणी हट्टंगड़ी थे, रोहिणी जी ओके। थीं। तो फिर बुलाया गया और इस तरीके से मैं यहाँ से करते-करते मद्रास पहुँच गया। राइट, 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 तो राइट। अब जब मद्रास पहुँचे तो फिर वहाँ तो बहुत बड़ा डबिंग का मतलब समुद्र है। जी। उनकी उनकी मुझे उनकी याद है सारे आर्टिस्ट यहाँ से जाते थे एक साथ, मद्रास हाँ, डबिंग करने जाते थे यहाँ से। हाँ। आप थे, भाटिया जी थे, आदर्श जी थे, भाटिया मुझे साहब, याद है हाँ। दिलीप साहब, दिलीप सिन्हा जी, सब लोग जाते थे, मुझे याद है ये सब। और आदर्श जी आपके साथ कैसा रहा ये? व्हेन यू स्टार्टेड, यू केम एज़ एन एक्टर एंड देन एज़ अ वॉइस, आप कब? जी मैं एक्टिंग कर रहा था जब आगे यहाँ से, बल्कि मेरी शुरुआत ही मेरी फिल्म लॉन्च से हुई थी, एक चादर मैली सी में, जिसमें मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके करेक्ट, बाद जब मैं बॉम्बे आ गया तो यहाँ पता ही नहीं था भैया कौन से स्टेशन के बाद कौन सा स्टेशन आता है। तो खैर धीरे धीरे करते करते जब कनेक्शंस बने तो एक शक्ति भैया को पता होगा आरटीवीसी स्टूडियो है एक, हाँ जी, हाँ जी। जी। है ना, तो वहां पे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया। वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रेडियो प्रोग्राम्स हुआ करते थे वहां पे, पंडित विनोद शर्मा जी के अंदर काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो वहां पे करते करते रूपा जी, आपको याद होगा शक्ति भैया, रूपा सांगले जी की एक कॉर्पोरेट फिल्म थी जो हम शूट करने गए थे, शक्ति भैया भी साथ में थे। तो अजय चड्ढा साहब वहां पे साथ में एक रोल कर रहे थे, कॉर्पोरेट फिल्म थी 15-20 मिनट की। तो मुझे बोलते हैं, अरे यार तुम्हारी आवाज अच्छी, तुम डबिंग क्यों नहीं करते? मैंने कहा चड्ढा सर साहब, मैं, ये चड्ढा साहब थे, अजय राइट? चड्ढा साहब, अजय चड्ढा साहब। So for the listeners, आई एम नॉट टू श्योर अगर हर कोई जानता है या नहीं, इस न्यू जनरेशन में हर कोई जानता है नहीं। अजय चड्ढा साहब बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं वॉइसिंग की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम रहा है उनका। उन्होंने बहुत बहुत लोगों को ऐसे ही बड़े कैजुअली उन्होंने ब्रेक दिया और ऑन द जॉब काफी कुछ सिखाया। नहीं, हाँ, मुझे लगता है सबको जानना चाहिए उनके बारे में अभी। जी, सबको जानना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं जस्ट अ पता। मोमेंट। अजय चड्ढा साहब, एक विश्वामित्र आदिल साहब का एक प्रोग्राम आया करता, आदर्श शायद आपको याद होगा। या हवलदार इंस्पेक्टर ईगल और हवलदार इंस्पेक्टर नायक, इंस्पेक्टर जी, ईगल। जी। तो विनोद जी की हाँ अजय चड्ढा साहब उसको रिकॉर्ड किया करते थे। हाँ तो वो कहाँ पे टाउन में कहीं एक स्टूडियो था, वहां पे वो रिकॉर्ड किया करते थे। तो उस टाइम के थे वो, जी मतलब दीज जी, वर द पीपल हु स्टार्टेड द डबिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मुझे लेके गए। ये जितने नाम हैं हम लोग, हाँ अजय चड्ढा जी और भाटिया साहब और शक्ति जी, आप भी, आदर्श जी आप भी, आपने इस
I would राज want to जोशी। know, I would want to tell all the people who are there here right now and hearing, और जो भी इस वॉइसिंग फील्ड में है, कि इन लोगों ने इस वॉइसिंग की दुनिया की परवरिश की है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा इसे संभाला है, इसे आगे बढ़ाया है। आज जहां पर हम लोग पहुंचे हैं, वो these were the efforts that were put in by each and every person, each and every artist, including Adarsh ji, you and Shakti ji, you also, और सब वही बता आगे रहा हूँ ना कि उन्होंने बहुत बहुत लोगों को चांस दिया, बहुत लोगों को आगे लेके आया। जैसे मैं छोटी सी बात कंप्लीट कर लेता हूँ ये, तो चड्ढा हाँ साहब ने जी, मुझे बुलाया, केतना स्टूडियो में बुलाया, और उससे पहले मुझे डबिंग रफली पता थी, डबिंग क्या होती है, बेसिक पता था। जी, केतना में लेके गए, मुझे माइक के सामने खड़ा कर दिया, हेडफोन पहनाया, तो बोले कि इसको दिखा दो शॉट। अब भैया मैंने हेडफोन पहना, मेरे कान में चल रही है तेलुगु, कुछ और ही लैंग्वेज, कट 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 कट, सामने वेंकटेश साहब एक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या करना है? कहते सिंक कर, उसको मैच कर। अब वो इतना डिस्टर्बिंग था, कान में तेलुगु बज रही है, मुझे हिंदी स्क्रिप्ट सामने पड़ी हुई है, तो उन्होंने आदर्श मुझे वहां से शुरुआत की। जी, पॉजेस मार्क कर, ऐसे कर, सिंक कर, डबिंग कर। ऐसे तो मेरी एक्चुअली फिल्म की डबिंग की शुरुआत वहां से हुई, जो चड्ढा साहब ने करवाई थी। आदर्श जी, आई थिंक योर नेटवर्क इज अ लिटिल वीक, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। आप इस वक्त फ्रीज भी हो गए। शक्ति जी, आप मुझे तब तक बताइए, एज एन एक्टर, व्हेन यू टर्न इनटू अ वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, ये जितने नाम टर्म्स दिए जाते हैं, तो आपको उस वक्त क्या लगा, क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि आज ये एक इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री बनी है, अलग से एक इंडस्ट्री है, लेकिन तभी एक्टिंग आप करो या तो आप कुछ और कर रहे हो, वो पता नहीं था क्या है। लेकिन डबिंग में जब आपने कदम रखा, तब कैसा रहा आपके लिए? एज एन एक्टर कैसा रहा? एज अ न्यू वॉइस एक बात होती है, एंड एज एन एक्टर हु इज डूइंग वॉइसिंग, वो एक अलग बात हो जाती है आपके लिए। और आदर्श जी, आपके लिए भी ये सवाल है, तो एक शक्ति जी आप बताइए पहले, आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए जहां तक इकोनॉमिकल चीजों का सवाल है, वो सब तो बहुत अच्छा रहा, बट ये जरूर था कि डबिंग को हमेशा से लुक डाउन किया गया है। जी जी जी, तो जो भी एक्टर इस फील्ड में आता था, अच्छा हमको पता नहीं था, इस तरीके का पता नहीं था कि इतना डिस्क्रिमिनेशन होता होगा इन चीजों में। और मुझे फील नहीं होता था, कि मुझे लगता था कि एक्टिंग हम खुद दिखते हैं और वॉइसिंग हम आवाज से करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम जी क्या है? तो वो करते करते इतनी बढ़ गई डबिंग कि ये बैकसीट हो गई एक्टिंग, जी जी, काम बहुत मिलने लगा। तो हम तो काम करने आए थे मुंबई, हम कुछ बनने आए थे, या कभी मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे बल्कि पूछा गया कि आप हीरो बनना चाहते हैं कि क्या बनना, विलेन बनना चाहते हैं, कॉमेडियन बनना चाहते हैं, कि सिपाही बनना चाहते हैं, जी कि क्या बनना चाहते हैं? तो जी, हमने कहा मैं एक अच्छे एक्टर की तरह याद आऊं लोगों को, और लोग उतनी ही तारीफ कर दें, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हम थिएटर के लोग हैं। तो हमें कभी नहीं था। तो लेकिन ये ज़रूर मैंने फ़ील किया कि जब आप ज़्यादा डबिंग करने लग गए, तो एक्टिंग थोड़ी बैकसीट हो गई, हमारी वजह से नहीं, लेकिन जी, कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की वजह से थोड़ा-सा ये हुआ। तो फिर मैं धीरे-धीरे जब सिनेमा में और इसमें काम नहीं मिला, तो सीरियल्स वगैरह शुरू हो गए थे, फिर सीरियल्स में शिफ्ट हो गया, और फिर मैं अभी आज तक सीरियल्स कर ही रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे किए, क्योंकि सास भी कभी बहू था, और सपने सुहाने, इस तरीके के। बट एक डिस्क्रिमिनेशन था, जो अब नहीं है, जी, जो अब नहीं, आई वांट टू रिपीट इट, जो अब नहीं है। अब मैं जहाँ-जहाँ काम करता हूँ, सारे एक्टर्स डबिंग जी, करना चाहते हैं। उनके लिए बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी फील्ड हो गई है। और आज जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द, हमदर्द बोलूँगा, दर्पण, जो ये काम कर जी, रहे हैं, इससे तो और बड़ी हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। Yes, मैं yes. ऊपर वाले से मनाता हूँ कि और बढ़ती जाए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और अब राइट। तो, अभी सोचिए आप, शाहरुख खान भी डबिंग करने लग गए हैं, बच्चन साहब भी करने लग गए हैं। तो जब मेरा सीरियल शुरू हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू, तो सेम डे शुरू हुआ, क्योंकि अपना ये करोड़पति शुरू हुआ। जी, तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा यार बच्चन साहब, आप उसी दिन आ गए जिस दिन मेरा शो आने वाला था, फिर वो डबिंग में भी आ गए। मैंने कहा सर माफ करो, कुछ हमको भी काम वाम करने दोगे कि नहीं करने दोगे? अभी ऐड फिल्मों में भी आ गए हैं, तो कहीं वो छोड़ ही नहीं रहे। बट ऑल सेड एंड डन, ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, और उनसे इंसान इतना इंस्पायर होता है, जी, और हम उन्हीं की तरफ धीरे धीरे, उन्हीं के रास्तों पे चल रहे हैं।
तो वो राइट जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे डिसिप्लिन के साथ जी जाती है, ही इज एन आइडल फॉर एंड वी राइट शुड लर्न अबाउट इट। बट एज एन आर्टिस्ट आपको कुछ फर्क लगा इसमें कि आप एक्टिंग आपकी एक्टिंग एबिलिटीज को आप इसमें ले आए? आदर्श जी, आप वॉइसिंग में आपने जब कदम रखा तब आपको लगा एज एन एक्टर आपके लिए एडवांटेज है वॉइसिंग करना? डेफिनेटली है। सी, जब हम किसी और की डबिंग करते हैं तो बहुत माइन्यूट चीजें, माइन्यूट डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं और बार बार देखने को मिलती हैं, जिससे टेस्ट हम करते हैं, टेस्ट करते हैं तो काफी जी चीजें देखने को सीखने को मिलती हैं जो कभी ना कभी हम अनकॉन्शियसली अपनी परफॉर्मेंस में ले आते हैं और वो जी बाद में पता चलता है देखने के बाद, अच्छा ये तो मैंने आर्नल्ड की तरह किया था, अच्छा ये तो मैंने उसकी तरह किया था। Not जी possible, but कुछ चीज है जो होता है याद आता जी है। तो सीखने एज को एन मिलता है। एक्टर, as an actor who has been on stage, who has been on in front of the camera, आप अपने आप को छोड़ देते हैं पीछे या कैसा होता है ये प्रोसेस, कैसा होता है? आई एम आस्किंग बिकॉज there are many people who are not actors, who are only voice artists, and the performance we are conditioned in a particular way. आपकी कंडीशनिंग एक एक्टर जो होता है उनकी कंडीशनिंग एक अलग तरीके से होती है, तो उसमें देखिए, कैसा बैलेंस आपने तब कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आज तो रेफरेंसेस इतने सारे हैं, इतने सारे आपके पास यूट्यूब रेफरेंसेस हैं, गूगल है, यू नो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं, आपके हीरोज आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो करेक्ट आपके करेक्ट। क्या रहा उस वक्त, आप दोनों के लिए कैसा रहा उस वक्त? क्या रेफरेंसेस आप लेते थे, किसको देखिए, रेफरेंस आप? डबिंग में मुझे क्या लगता है कि मेन चीज क्या है, आपको वो कैरेक्टर फॉलो करना है। किसी भी जी एक्टर ने जो परफॉर्म किया है, आपको उसको इंग्लिश से, स्पेनिश से, हिंदी में डब करना है, तो बेसिकली जी आपको उसकी परफॉर्मेंस को फॉलो करना है। लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन या चेंजेस नहीं ला सकते। एक जी पैटर्न आपको फॉलो करना है और डब आपको उसको करना है जिसने परफॉर्म किया है ऑलरेडी। तो राइट बीइंग एन एक्टर एक चीज हो सकती है कि आपको हेल्प मिले जल्दी ग्रास्प करने की, और शायद जो एक नॉन एक्टर है लेकिन बहुत अच्छा डबिंग आर्टिस्ट है, वो शायद 2 मिनट बात कर ले। बीइंग एन एक्टर आपको लगता है अच्छा इसने ऐसा किया, ऐसा करके देखते हैं, और फिर आप उसमें राइट वेरिएशंस भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा, तो इतना ही राइट बेनिफिट है। राइट ओके, तो ऐसा भी होता है ना कि जैसे वॉइसिंग में हम अक्सर हमारे सामने एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो हम ऐसे रखते हैं और फिर हम लोग डायलॉग्स बोलते हैं, और एक एज एन एक्टर यू जस्ट हैव टू यू नो एक स्क्रिप्ट आप अपने अंदर समा लेते हैं, आपके डायलॉग्स आपको आपको पता है आपकी डायलॉग्स क्या है, सामने वाले एक्टर के डायलॉग्स क्या है, कौन क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता होता है। इन वॉइसिंग आप एज एक्टर्स आप अभी भी ऐसा तब की बात कर रहा हूँ, सॉरी, तब ऐसा करते थे कि आप स्क्रिप्ट सामने रखते थे या आप पूरा डायलॉग्स आप मगअप करते थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल आपको, आप दोनों से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, बिकॉज आई हैव नेवर एक्टेड अर्ली, आई हैड नेवर एक्टेड व्हेन आई स्टार्टेड माय वॉइसिंग करियर। तो एक कंडीशनिंग आप ही लोगों से मेरी हुई थी कि आपको पूरा सीन रट लेना है, आपको डायलॉग्स पूरे पता होने चाहिए, और फिर डायरेक्टली स्क्रीन को देखकर आप सिंक कर दो, क्योंकि उसमें देखिए, हमने अलग होता जैसे है। मैंने और शक्ति भाई ने जो शुरुआत की थी वो तो हम तो थिएटर में डबिंग करते थे, बिग स्क्रीन पे। जी जी जी, बिग स्क्रीन। और आज के जमाने में टेक्निकली आपको इतनी फैसिलिटीज है, इतना प्लस है उसमें कि आप एक सांस भी अलग से ले सकते हो, कोई इफेक्ट भी अलग से दे सकते हो, एक लिप मैच भी अलग से दे सकते हो, लेकिन वहां तब ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीन है तो आपको वो उसी पंच में, उसी चंद में पूरा करना है। जी जी, बीच में पंच नहीं हो सकता वो। अब शक्ति भाई को पता है, ये लंबे लंबे डायलॉग्स होते थे हमारी फिल्मों में, जैसे जुरासिक पार्क की हमने साथ में, ट्रू लाइज की। अगर एक डायलॉग है 6 लाइंस का, तो वो 6 लाइंस में आपको करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि 5वें लाइन पे आपने फंबल कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी तो अच्छा कोई बात नहीं पंच करेंगे, वो कुछ नहीं। पंच। तो बीइंग एन एक्टर एक ये फायदा होता है जरूर कि हम डायलॉग्स याद कर लेते हैं। अगर 6, 7, 8 लाइंस का डायलॉग है तो हम उसको याद कर लेते हैं, पॉजेज यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, भैया पॉजेज कहाँ कहाँ है। तो वो जो देख के डबिंग होती थी उसमें एक मजा ही अलग था, और थोड़े प्रोफेशन से आप ज्यादा नजदीक चले जाते थे, आप देख के करते थे। नॉर्मली कई लोग मैं देखा कि वो ऊपर नीचे देखते थे या फिर सिर्फ पायलट फॉलो करके करते हैं। तो हमें एक प्लस पॉइंट बीइंग एक्टर्स ये हो जाता है कि आप लाइंस याद करके एक पूरा का पूरा चंक जो है वो डब कर सकते हैं। तो सच्ची भैया, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पायलट मिला ही नहीं है? ये हुआ है भाई, ये हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ शक्ति भाई का मुझे याद नहीं थे, शायद उस पर्टिकुलर एपिसोड में नहीं थे। कौन सा? क्वालिटी में डबिंग थी एक, कोई स्पेनिश या कोरियन, पता नहीं क्या लैंग्वेज थी, याद नहीं थी।
वो एपिसोड आज ही डब करना है, कंप्लीट करना है, सुबह उसकी डिलीवरी थी। तब आजकल तो हर चीज चली जाती है ना मेल पे, जी तो पता लगा जब एपिसोड खोला, पता लगा पायलट ही नहीं है। एक पायलट नहीं है, दूसरा वो भाषा हमारी नहीं है। हाँ तो भाई कैसे मैनेज किया? तो कासिम भाई होते थे हमारे वहां पे रिकॉर्डेड, जी 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 बस लाइंस मैच की, पॉजेस मार्क किए, देख देखते, वही जो मैंने कहा हम देख के करने की बहुत आदत है। जी हाँ देखे, ये देखा 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 पॉजेस, ये याद करते करते बोले भैया वो 25 मिनट का एपिसोड हम लोगों ने, मुझे शायद दिलीप सिन्हा जी मेरे साथ थे उस टाइम पे, कौन? बिना पायलट के दिलीप सिन्हा साहब थे मेरे साथ। हाँ तो हमने पूरा पायलट जो एपिसोड था बिना पायलट के देख देख के पूरा देख लिया। राइट राइट अभी जैसे आजकल जो होता है आदर्श, जब हम ये साउथ की या कौन सी जो भी साउथ की फिल्म करते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी करते हैं, तो कभी कभी आपका डायलॉग्स प्रॉपर लिखा नहीं होता जी क्या है तो मतलब चूंकि आपकी हिंदी और लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए एक Exactly. करने वाले के लिए। और जैसे आपने पूछा कि एक्टर होने के, अगर आप एक्टर हैं तो आपको डबिंग करने में क्या क्या फायदे होते हैं, जी जो एक नॉन एक्टर जब डबिंग करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी एक्टर क्या होता है कि उसको एक तो ट्रेंड होता है, इफ इज अ ट्रेंड एक्टर, उसको इमोट करने में आसानी होती है, कितना पिच ऊपर जाना है, किस लेवल तक जाना है, माइक में कहाँ तक बोलना है, अपना ब्रेथ कहाँ तक यूज करना है, कितना जी। चिल्लाना है आपको, और डायलॉग भी आप याद कर सकते हैं। तो और सुर का ज्ञान, जैसे सुर का ज्ञान एक डबिंग के लिए, डबिंग करने वाले के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे इसलिए मैं बिल्कुल कभी क्लास लेता हूँ, मैंने एक बार एक्टर प्रिपेयर्स में अनुपम जी के यहाँ क्लास दिया था, उसमें दीपिका पादुकोण भी थी और एक बैच में महेश भट्ट साहब लड़के भी थे। तो मेरा आदर्श जी थे, आदर्श जी, दीपिका पादुकोण जब आई थी आदर्श जी थे। आदर्श जी नहीं थे नहीं ना? नहीं, मैं रणवीर के साथ हूं। आदर्श जी का एज हो गई थी तब। तो मैंने ये बहुत जोर दिया कि भाई सुर बहुत जरूरी है। जी म्यूजिक आता हो ना आता हो, लेकिन कान आपके अच्छे होने चाहिए। यू हैव टू लिसन टू गुड म्यूजिक। तो उस सुर के साथ आप हर आर्टिस्ट का एक सुर होता है बिल्कुल बिल्कुल जो वहां परफॉर्म करते हैं, और वहां के परफॉर्मेंस में तो मतलब आप इतनी मतलब महीन परफॉर्मेंस होती है कि वो करना बहुत मुश्किल है यहाँ के आर्टिस्टों के। जी और उसके जी लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। जैसे आजकल मैंने देखा है कि बहुत टारगेट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, जल्दी करना है, जल्दी जल्दी कर दो। जी तो उस जल्दी जी 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 सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने कहा एज एन आर्टिस्ट हमें ये मौका मिलता नहीं है, जैसे एक्टर्स के लिए एक आई मे बी रॉन्ग कि नॉट इन ऑल प्रोजेक्ट्स, लेकिन मेरे ख्याल से कभी टाइम मिलता ही है कि आप बैठे हैं, रीडिंग हो रही है, स्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट्स आपको दी जाती हैं एज एन एक्टर, आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए। कभी कभी वॉइसिंग में ये होता है कि कल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और 3 दिन में खत्म करना है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि एक फिल्म की थी मैंने, रोजा, अरविंद स्वामी की, जी 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 ऑफ मद्रास कोर्स में। तो उसमें हमारी प्रॉपर एक रीडिंग हुई थी। उमेश शर्मा जी जो थे, उमेश तो शर्मा जी उमेश शर्मा जी, तो मैं मद्रास पहुंचा। तो उस दिन प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ पार्टी वार्टी थी, वो अपना शाह थे कोई प्रोड्यूसर, नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। तो पार्टी वार्टी थी, तो वहां पर खाने का भी इंतजाम था, चाट का भी इंतजाम था। तो उन्होंने बोला सब आएंगे पार्टी में, शक्ति सिंह को पार्टी में आने की इजाजत नहीं है। मैंने जी क्यों भाई? तो कहने लगे कि कल आपकी डबिंग है, आप चाट वाट खाएंगे तो आपका गला वाला खराब हो जाएगा। तो मुझे मुझे उस पार्टी में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसमें बहुत अच्छा हुआ कि मनी सर खुद थे उस समय। मनी सर ओ was मनी रत्नम, मिस्टर मनी जी रत्नम was there। तो उनके सामने पढ़वाया हमसे डायलॉग, माइक पे हाँ नहीं, माइक पे नहीं। जी जी तो मुझे यही लगा- यही इसी की बात कर रहा था मैं, इसी की हाँ, बात कर रहा था, राइट। तो बट शक्ति जी, माइक डू यू थिंक रोजा वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर बिकॉज़ दोस वन इट वाज सच अ सक्सेसफुल फिल्म, और उसे हाँ, उसको उस फिल्म को हिंदी में देखने का मौका मिला, और तब हाँ, शायद ही कोई जानता था कि आपने उस फिल्म को डब किया है।
हाँ, ये धीरे-धीरे बात आ रही थी। So was that a turning point for you? या इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और उसमें मुझे मतलब पब्लिसिटी और प्रिंट मीडिया में बहुत एक्सपोजर मिला था। जी, टाइम्स एक मैगजीन आती थी और उस समय साउथ के हीरोज की मतलब शुरू हुई थी डबिंग जी, एक्सपोज जी, शुरू हुई थी, तो काफी जी हाँ, पब्लिसिटी हुई थी। जी हाँ, जी तो हाँ। उस हिसाब से वो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट रही और उस समय डायरेक्टर्स खुद बैठते थे। बैठते थे, आते थे। जैसे फिल्म की थी जो मैं वहाँ मद्रास में की थी, ये रात, आरजीवी की। तो जी, आरजीवी आल्सो यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू मी। जी, जी, जी। एटलीस्ट मतलब एक आध डायलॉग, एक आध लूप में जो चलता था उसके वो खुद सुनते थे जी, कि जी हाँ, जी हाँ। सुर सही लग रहा है, कहीं खामखा चिल्ला तो राइट, नहीं रहा, एक्टिंग तो नहीं शुरू राइट, कर दी इसने, अपने राइट, राइट। जौहर दिखाने तो नहीं शुरू कर दिए। मतलब जी, उस कैरेक्टर के उसमें कितना हाँ। अच्छा कर पाए ये वो खुद देखते थे। बट दिस वाज़ द ब्यूटी दैट टाइम, जो डायरेक्टर्स आते थे डब के लिए, इवन फॉर जो यस, हिंदी यस। फ़िल्म जब डब होती थी, तो उसके लिए भी डायरेक्टर्स खुद आते थे। एडीज़ होते थे, उसके बाद डायरेक्टर्स वुड मेक श्योर वन्स अ डे दे वुड कम एंड चेक द डब। और आदर्श जी, मेरे ख्याल से आपने भी रजनीकांत सर और कमल हासन की डबिंग्स, इफ एम आई राइट ऑन दिस? यू हैव सर डब्ड? मैं यस आई हैव डब्ड फॉर मिस्टर कमल हसन आल्सो, लेकिन अभी क्या है कि इतना टाइम हो गया और हमारे टाइम पे जो सोशल मीडिया नहीं होता था तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं, यादाश्त में भी वो चीज नहीं। रजनी सर की फिल्म मुझे याद है, एक काफी पॉपुलर फिल्म थी उनकी, हिट फिल्म थी बादशाह। ओके, हाँ, तो राइट। बादशाह में मैंने उनकी डबिंग की थी और उनकी डबिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम है बिकॉज वो उतना फास्ट बोलते हैं और उसको मैच करना हिंदी में और फिर उतनी ही क्लैरिटी के साथ डायलॉग सब बोलने, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, बट मुझे मजा आया करके। राइट, राइट। आस्किंग अबाउट, यू जस्ट मेंशन अबाउट क्लैरिटी, मुझे ये जानना है कि कभी-कभी या हमेशा ऐसा ज़रूरी है, नॉट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि हमको एक बोलनी है, ये इतनी लाइन कोई बोलनी है क्लैरिटी के साथ, लेकिन कभी-कभी ऐसा ठीक लगता है कि हमें थोड़ी-सी क्लैरिटी अगर ना हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट द कैरेक्टर इज़, इस पर बहुत ही ज़ोर दिया जाता है कि बहुत आप क्या क्लियर बोला पूछना करो, चाह रहे क्लियर हैं? बोला करो, आप क्लियर बोला करो। आपका सवाल जो है मैं समझ रहा हूँ और हाँ, उस प्रॉब्लम से मैं बहुत गुजरता हूँ कभी-कभी। और ये जी, आजकल की जो डबिंग होती है उसमें नज़र आता है। हाँ, जैसे हर शब्द इतना क्लियर बोलते हैं, क्लियर होता है। फिर वो डबिंग जैसा लगने लगता है। हाँ, करेक्ट, परफॉर्मेंस दैट्स व्हाट नहीं आई वांट लगता, टू आस्क। परफॉर्मेंस नहीं लगता फिर वो। परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्मेंस, लगती। हाँ, वो लगता है कि एक आदमी ने आके खाली बोल दिया है। मैंने जो अभी अपना स्निपेट चलाया था, मैंने उसको जी, 3-4 बार सुना और भी ऐसे ही था, स्पाइडरमैन था, डॉक्टर ऑक्टेवियस का था। तो एक एक्टर जो है, मैं आपके उसी सवाल पे अटका हुआ हूँ कि एक एक्टर को क्या फ़ायदा होता है डबिंग करने का? वो इस बात को ध्यान रखता है कि उस एक्टर ने जिसकी वो डबिंग कर रहा है, उसने कहाँ मतलब क्लियरली नहीं बोला है, वो जी, कितना नेचुरल कर रहा है। और जी, इसलिए मैं आजकल आदर्श क्या करता हूँ जब डबिंग करने जाता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं पूरा एक पैराग्राफ एक साथ नहीं करूँगा। मैं जी, एक-एक लाइन जी, करूँगा। भाई एक-एक देखो थोड़ा लाइन, हाँ, टाइम लगेगा, अब हम कर सकते हैं शायद पहले लोगों के पास मतलब हम नए-नए आए थे तो अलाउ नहीं करते थे। लेकिन हमें इस विधा को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा-सा एक-एक वर्ड करते हैं हम, एक-एक लाइन करते हैं। राइट, जैसे कहीं ये वो पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया आपने, जो क्लैरिटी, सॉरी बीच में क्लैरिटी वाला पॉइंट उठाया, बहुत कई बार ट्रबल देता है हमें कि हाँ, ट्रबल अगर जैसे शक्ति भाई बोल रहे हैं कि आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया नेचुरली, अभी एक जगह मैं कर रहा था तो मैंने जानबूझ के वॉइस को क्रैक किया क्योंकि उसने किया था वहां पे, करेक्ट, वॉइस क्रैक हो गई, मैंने कहा हुई नहीं है, मैंने की है। की है, करेक्ट, ये जो करेक्ट, मतलब एक मेटालिक सा लगेगा, एक जैसा चल रहा है, एक जैसा बोले जा रहे हो आप, अगर आप उसमें क्रैक देते हो आवाज में, वो नेचुरल है चीज। अभी आप और इसमें कभी-कभी मेरे ख्याल से जो भाषा, जिस भाषा में हम लोग डब कर रहे हैं, वो हम्म, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसमें अगर ये मूड, उस मूड से, ओरिजिनल मूड को ध्यान में रख कर अगर हम लोग हाँ, इसमें वो क्लैरिटी नहीं आ रही है उतनी आपकी लैंग्वेज में, आपकी ज़बान में, तो मेरे ख्याल से वो ठीक होना चाहिए कभी-कभी, कि एज़ लॉन्ग एज़ द इमोशन इज़ गेटिंग वेरी कैप्चर्ड वेरी अल्टीमेटली ये परफॉर्मेंस को एनहांस करता है ना, आपको एक मैकेनिकल नहीं लगता वो, लेकिन वो करेक्ट, नेचुरल है, ओरिजिनल है। वरना ऐसी जो सारी चीजें आवाज़ें एक जैसी लगने लगती एक हैं। जैसी लगने लगती हैं। या राइट, दूसरी चीज़ ये भी है कि डबिंग करने से पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि
वो किस शहर में, मतलब वो पूरा जो फिल्म की कहानी है वो कहाँ बेस्ड है। और अगर हम ये करेंगे तो और अच्छा होगा। उसके जो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स हैं, उनके डायलेक्ट्स क्या-क्या हैं, वो किस लैंग्वेज में या किस स्लैंग्स में बात करते हैं, तो एक ये कैरेक्टर्स को कलर देता है। वरना सब हिंदी बोल रहे हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। मतलब एक फल बेचने वाला भी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा है, अरे सेब ले लो, अरे आलू ले लो, अरे प्याज ले लो, इतना बढ़िया बोल रहा है कि कोई ले ही नहीं रहा उससे। But I think शक्ति जी this is ये कहीं ना कुछ काफी फिल्म्स हैं अभी जिसमें ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है और ये दिया जा रहा है किसी को गुजराती एक्सेंट या कोई मराठी एक्सेंट या हरियाणवी, ऐसा कुछ फिल्मों में हो रहा है। सारी फिल्मों में तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ फिल्में हैं जिसमें ये चीजें हो रही हैं। हाँ, मतलब पहले नहीं होता था। हाँ, पहले नहीं होता था, इम्प्रूव तो हो रहा है, बट इम्प्रूवमेंट इज लिटिल स्लो। Correct. I appeal to the producers and people who are into it, and मतलब जो नाम वाले लोग हैं जो बहुत सालों से कर रहे हैं, कि उनको ये जरूर ये तरीका ट्राई करना चाहिए जी, to improve the quality of वो बहुत राइट। आदर्श जी, आपने आर्नल्ड की बहुत सारी फिल्में की हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, और मुझे याद है आपका टोन एक पर्टिकुलर एक कुछ अलग ही हो जाता था उसके लिए, और आप जितने हाँ साथ में थे। इसमें एक ही याद आ रही, बाकी की याद नहीं आ रही। ट्रू लाइफ क्योंकि बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं आती रहती है, वो हम देखते रहते हैं। करेक्ट। डबिंग, जैसे मैंने बात की डबिंग करते करते, शक्ति भाई मेरे साथ एग्री करेंगे, अभी जब हमने शुरुआत की थी भाई, तो एक सिंक परफेक्ट करने के लिए हम ऐसे स्क्रीन पे देख के डायलॉग्स बोलते थे, और स्पेशली एक्टर के लिप्स देख के बात करते थे। विराज, आप भी ऐसे करते होंगे? जी डबिंग कर रहे हैं, लिप्स देख के बात कर रहे हैं, कहीं सिंक ना चला जाए, जितना मैक्सिमम हो सके हम मैच करें। हालांकि 100% तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके। इतना ज्यादा उन दिनों में काम करते थे हम, जब स्टार का शुरू हुआ था, स्टार, यंग एंड द रेस्टलेस, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, बेवॉच, ये वो, सुबह से रात तक वही डबिंग चलती थी। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद औरों के साथ भी हुआ होगा। डबिंग थिएटर से बाहर निकलते हम जब बात करें ना, सपोज विराज मुझे बाहर मिल गए, तो मैं विराज के ऐसे लिप्स की तरफ देखता रहता हूँ। हाँ, कैसा विराज, ठीक है, हाँ क्या कर रहा है, फिर आज शाम को मिलते हैं। तो विराज बोलेगा, भाई मेरे लिप्स को क्यों देखे जा रहे हो? ओ शिट, सॉरी, मैं माइक के सामने नहीं, भी बाहर आ गया स्टूडियो के। मतलब खाली लड़कों के लिप्स की तरफ देखते थे कि जो लड़कियां होती थी उनकी तरफ तो नहीं देख लेते थे? आप अपनी बात मत कीजिए ना भाई, आप अपनी बात मत कीजिए। मैं तो देखता था भाई। और शक्ति जी, ये क्लैरिटी की हम लोग जो बात कर रहे थे, क्लैरिटी, नॉन क्लैरिटी, डिपेंड्स ऑन व्हाट द कैरेक्टर इज, और एक वॉइस में जितनी एक बॉडी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके लिए उसके उस पर आपकी क्या राय है? उस पे यही राय है कि कभी-कभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये होता है, कभी-कभी कोई एक्टर जिस हम डब अगर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर उसकी एज, एक पर्टिकुलर एज अगर उसकी है, तो उसे हैवी वॉइस ही देनी चाहिए, या वो मेरे ख्याल से अगर कोई मुड़ेगा या कुछ उस तरफ देखकर बात करेगा, थोड़ा हमारा टेक्सचर चेंज होता है, ऊपर देखकर बात करेंगे थोड़ा टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे एक फिल्म की मैंने की थी, द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, व्हेन आवर फ्रेंड, आवर मेंटर, आई वांट टू मेंशन हर नेम, लीला जी, जिन्होंने हम सब लोगों को बनाया है। मैंने आदर्श ने उनके साथ ही फिल्म की शुरुआत की थी, ये जुरासिक पार्क जी। ये अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ को भी बुलाया गया था डबिंग करने के, तो एक लाइन करने के बाद अनिल कपूर भाग गए, उन्होंने कहा भाई मुझसे नहीं होता, और फिर जैकी श्रॉफ ने 1-2 लाइन की भी थी। तो लीला जी ने वो डबिंग करवाई थी, और उस समय जो एक्टर वहां का था, मतलब जो हॉलीवुड का जो एक्टर था, दिखाया कि वो लोग डबिंग कैसे करते हैं। तो माइक ऊपर लगा रहता है और माइक उनके साथ मूव करता है। जैसे इधर जा रहे हैं तो आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो आप, मतलब घूम घूम के कर सकते हैं आप। तो ये जो तरीका है, ये आपको और फ्री करता है कि आप कहाँ सांस, ब्रेथ लेना चाहते हैं, कहाँ अपनी आवाज को बॉडी देना चाहते हैं। जी जी जी, ये उस वक्त की बात है जो यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ मेरे ख्याल से लाइव एनिमेशन, ये जो एनिमेशंस जो बनते हैं,
which are created, जैसे वॉइस पहले रिकॉर्ड होती है और फिर एनिमेशन बनाते हैं, मेरे ख्याल से उसमें एटलीस्ट आई फील सो कि उसमें थोड़ी बहुत ये चल सकती है ये बात, बट आई डोंट नो अदरवाइज हम लोग जो रेगुलर डब्स करते हैं उसमें ये होता है हम लोग थोड़ा यहाँ से वहाँ कुछ हो जाएगा तो रसल साउंड हो रही है और शर्ट की आवाज आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बॉडी मूवमेंट हो रही है, ये सारी चीजें बहुत होती है, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी डबिंग करने वाले हैं वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी, खाली स्टिल होके खाली माइक के सामने बैठे हुए हैं और आप खाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैंने एक डबिंग की थी फाइंडिंग नीमो, हाँ तो आदर्श वो एली ने करवाई थी और 7 दिन तक उसकी डबिंग चली थी, फादर फिश की जो की थी, तो मैं बैठ के करता था। तो बट आई यूज्ड टू यूज माय बॉडी, आई यूज्ड टू मूव हियर देयर, उछलता था, कूदता था, सब मतलब जो भी करता था, मतलब माइक को वो रख के करता था, क्योंकि उसमें इतना इंटेंस और इतना वो था, तो वो बड़ा जरूरी होता है। करेक्ट। और ये तो सारी बातें हो गई हमारी हॉलीवुड टू हिंदी डब्स की और साउथ डब्स। बॉलीवुड, अब जो टर्म है बॉलीवुड, पहले जो हिंदी सिनेमा होता था उसकी आपकी कोई यादें हैं आदर्श जी, शक्ति जी, आपने किन किन एक्टर्स के लिए डब किया है? जैसे जी, जैसे सलमान खान की फर्स्ट फिल्म वाज नॉट हिज वॉइस, इट वाज ऋषभ जी's वॉइस, ऋषभ शुक्ला's वॉइस, ऋषभ बीवी और बीवी, पवन जी's वॉइस, सॉरी, बीवी और बीवी में, बीवी हो तो ऐसी में, हाँ वो आई जी, डिडंट, हाँ जी। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है हिंदी सिनेमा को लेकर? हिंदी सिनेमा में मुझे नहीं लगता है मैंने हिंदी किसी आर्टिस्ट को ज्यादा डबिंग दी है। ओके, किसी हिंदी आर्टिस्ट को मैंने ज्यादा अपनी आवाज नहीं दी है, एक आध होगा, और मैं मोस्टली ये अवॉइड करता हूँ हिंदी फिल्म में डबिंग करने के लिए। ओके, और हाँ, ये मैंने थोड़ा सा वो रखा है, अलहदा करके रखा है अपने आप को एज एन एक्टर होने के नाते, कि मैं हिंदी सिनेमा में बहुत कम, जैसे कभी किसी ने बुला लिया, कुछ कर दिया, हालांकि इस बात को बड़ा लोग फील कर जाते हैं कि अरे यार ये डबिंग करता है, हिंदी में क्यों नहीं करता। मैंने बोला कि मैं हिंदी में खाली एक्टिंग करता हूँ, डबिंग नहीं करता। नहीं, मुझे एक बातों में से अब तो कम हो चुका है ये, बट पहले लेट 80s या और 90s और 2000s में काफी फिल्में थी जो डब होती थी। नहीं होती हैं, डेफिनेटली, लेकिन वही मैंने बताया ना विराज, कि तुम्हें एक एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट में जो चलता है जी कि आप उसको भी एकदम वो मान लेते हैं कि भाई ये तो सिर्फ डबिंग ही करता है, ये एक्टिंग नहीं करता, और ये है बिल्कुल जैसे रेसिज्म जो होता है ना, वो रहेगा, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो दुनिया में। मुझे अभी याद आया, आपने हिंदी की बात की, अभी बात पुरानी बातें डबिंग काफी बाहर आ जाती हैं। मुझे बुलाया गया एक हिंदी फिल्म की डबिंग के लिए, और जब उन्होंने मुझे पहला लुक दिखाया तो मुझे लगा कि यार नहीं, मेरी आवाज नहीं मैच होगी, नहीं मैच होगी, ओके, जमीन आसमान का फर्क है, इसका कैरेक्टर, मेरी वॉइस का कैरेक्टर कुछ मैच नहीं हो रहा है। अब मैं बोल भी रहा हूँ, आराधना में शक्ति भाई डबिंग हुई थी, मैं कर्नल साहब को, सज्जन साहब को बोल भी रहा हूँ, यार नहीं मैच हो रही, तो चुप रहना, ठीक है। मैंने इंटरवल तक फिल्म डब की, उसके बाद 2 दिन तक मुझे बुलावा नहीं आया, तो मैंने कहा शुक्र है, ये बात उनकी समझ में आ गई। सर आप हैरान होंगे, वो फिल्म की सत्या और चक्री सर की डबिंग मुझसे करवाई गई थी, इंटरवल तक मैंने डबिंग की। मैंने कहा नहीं जा रहा है यार, ये मिसमैच होता है, ये मुझे भी बुलाया था, मुझे भी पता चल जाता है। मुझे भी ऑडिशन के लिए बुलाया था, मैंने तो इंटरवल तक डब कर ली थी फिल्म को। किसने की थी? आपने की थी? इंटरवल तक मैंने डब की थी, बाद में उन्होंने खुद की थी, उन्होंने खुद की है, राइट। शक्ति जी, हमने फिल्म डब की थी साथ में, हिंदी हमने बहुत ज्यादा नहीं की है साथ में, इंग्लिश टू हिंदी बहुत सारी की है। धोखा, एक धोखा नाम की फिल्म हमने की थी, आपने और मैंने। अच्छा, पूजा भट्ट की फिल्म थी वो। हाँ, उसमें मैंने किसकी की थी? मुझे शक्ति भाई को पैसे नहीं मिले इसलिए उनको याद नहीं आ रहा। टॉकिंग अबाउट वॉइसेस, आदर्श जी, आप मेरे ख्याल से आप मुंबई मेट्रो की भी आवाज है, राइट? हाँ जी भाई, वो मैंने कुछ 2 साल पहले की थी, और परसों मैं जिंदगी में पहली बार मेट्रो में चढ़ा,
अपनी आवाज सुनने के लिए, तो पता चला फिलहाल हिंदी प्ले नहीं हो रही, मराठी और इंग्लिश ही प्ले हो रही है। तो वो आप 2 साल बाद गए इसलिए, पहले हो चुकी है। नहीं, बस पहली बार पहले शुरुआत हाँ प्ले चल आदर्श की वॉइस से शुरुआत हुई थी। बीच बीच में हिंदी प्ले करते हैं वो, बट आजकल जो है मराठी और इंग्लिश ही चल रही है। तो आदर्श जी आपसे एक और सवाल है मेरा, आपने शक्ति जी तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, उनकी इतनी सारी फिल्में आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, आइकॉनिक रोल्स हैं उनके, हाउस ऑफ कार्ड्स हो या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हो, जेम्स बॉन्ड सीरीज हो, या इतने अनगिनत नाम है। आपने बीच में वॉइसिंग बंद कर दी थी या छोड़ दी थी, या आपने कुछ कॉन्शियस ब्रेक लिया था वॉइसिंग से, ऐसा कुछ था कि या आप एक्टिंग में बिजी थे, ऐसा इस वजह से? नहीं, मैंने वॉइसिंग नहीं छोड़ी, मेरी वॉइस बरकरार है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं बस कुछ टाइम के लिए दैनिक साबुन में बिजी हो गया था, आई मीन डेली सोप में। ओके, वो चलते थोड़ा लंबा खिंच गया। तो एक क्या होता है, फिर आपको बार बार आदमी बुलाता है, यार डबिंग है, परसों करना है, परसों करना है, अगर नहीं आ सकता, शूटिंग है यार, तो करते करते वो गैप आ जाता थोड़ा सा। करेक्ट। और मजे की बात यह है कि जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से मेरी शुरुआत हुई। साउंड एंड विजन से ही हमारी दोनों की शुरुआत हुई थी जुरासिक पार्क जी से। जी जी। और इतने सालों के बाद मैंने रिज्यूम किया डबिंग, तो साउंड एंड विजन से ही थी। अरे वाह Ah, वाह वाह वाह, so you क्या resumed with Berlin, right? बात। बर्लिन। You resumed with Berlin. नो, आई रिज्यूम्ड विद लूथर। Okay, okay. लूथर एक सीरीज थी 8 एपिसोड की, बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स ने कुछ उनको फिल्म में पूरा कंडेंस कर दिया। बर्लिन हमने साथ में की थी, मैंने और विराज ने, जी जी अच्छा, जी। जिसमें विराज ने बहुत अच्छी डबिंग की थी बर्लिन की। किसकी की Thank थी you, बर्लिन thank में? you. बर्लिन की थी विराज ने। जी बर्लिन। जी जी। राइट, तो मतलब जहां से आपने शुरुआत डबिंग की थी साउंड एंड विजन से, उनके साथ रीस्टार्ट भी किया। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया गोल है। यस यस यस। पहले सवाल में मत आ जाना भाई फिर से। तो जैसे शक्ति भाई ने एक और बात आदर्श जी, आपने बैटमैन की भी डबिंग की हुई है। जी 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 जी। एनिमेशन था ये, क्वालिटी में डब होता था? ना एनिमेशन नहीं था वो, एनिमेशन बाद में आया था। हाँ, ये सीरीज थी, बट हाँ एनिमेशन बाद में आया था। राइट राइट। और वो जैसे मैंने बात की कि हम लोग स्टूडियो टू स्टूडियो ट्रैवल करते थे डेली, सुबह शुरू हुए जो स्टार की जो सब सीरीज डब होती थी, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, यंग एंड द रेस्टलेस, बैटमैन, 4-5 ऐसी और थी, तो सुबह से शुरू होते थे, शाम तक डबिंग होती थी। और ये वो जमाना था जब शक्ति भाई एग्री करेंगे, शाम को हम मिलते थे और डिस्कस करते थे, हाँ भाई तूने कितना पैसा कमाया आज, मैंने भाई इतना कमा लिया, तूने कितना कमाया, मैंने इतना कमाया। ये उस तरह के बॉन्ड हमारे जो है ये करेक्ट। और ये इसलिए होता था क्योंकि उस वक्त कैश पेमेंट मिलता था। कैश पेमेंट जो होता था वो आप 700 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए जेब में लेकर जो घूमते थे, फिर ऐसा लगता था हाँ मैंने इतना कमाया। सर ये वही टाइम था जब हमने बसेस में और ट्रेन में सफर करना बंद कर दिया था, कहीं जेब ना कट जाए। इंटरेस्टिंग बात एक और मुझे ध्यान में आ रही थी शक्ति जी, आपने रोजा में अरविंद स्वामी जी के अलावा आपने नसर साहब के लिए भी डब किया है, करेक्ट? उसमें हाँ, तो इसका ये दूसरा एक पहलू ये हुआ कि मैंने रोजा आई डब्ड इन इंग्लिश। ओके। और ये इंग्लिश में मैंने डब की 2006 में, शायद 2005 या 6 में एली के साथ। अच्छा। और एली ने मुझसे कहा कि तू अरविंद स्वामी डब कर रहा है, हाँ। और ओरिजिनल में शक्ति जी ने 2 कैरेक्टर्स किए हैं, तो तू इसमें तू भी ट्राई करना, 2 कैरेक्टर्स है। तो मैंने वो डब किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? And this year I got an opportunity to dub Batman also. Okay. दो कैरेक्टर मैंने प्रोजेक्ट्स में वो मैंने कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे। दो कैरेक्टर्स मैंने मोहन नायर के साथ अपना कादलन में किया था। एक प्रभुदेवा का किया था, और फिर उसमें गिरीश कर्नाड का भी किया था। अच्छा, कादलन हिंदी नाम क्या था? किसका? कादलन का नाम वैसे तो मिले थे यार, भूल गया फिर भी। अच्छा, वो उम्र का प्यार है थोड़ा सा। तो सर अनदर थिंग, आप आजकल कितना फॉलो करते हैं कंटेंट जो डब हो रहा है, वो कितना फॉलो करते हैं? और कोई है पर्टिकुलर? मैं ऐसे तो सभी अच्छे ही हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, बट आप फॉलो करते हैं किसी का काम, या आपने देखा हुआ है यंग गर्ल्स एंड बॉयज हुआ नाउ रिकॉर्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स? एंड अभी जितने नए लोग आए हैं उनका नाम तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं है,
कुछ तो जी, बहुत अच्छी डबिंग हैज इम्प्रूव्ड अ जी। लॉट। बहुत ज़्यादा। दो राय नहीं है, बहुत अच्छी हुई है। जी, लिखने जी, वाले भी बहुत अच्छे आ गए हैं जी, और हम आज जो यहाँ बैठे हैं ये अब इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है और दर्पण इसके लिए कुछ शुभकामनाएं देनी चाहिए और जी, बहुत बहुत इम्प्रूव किए। लेकिन हम जो लोग पुराने काम करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि और थोड़ा इम्प्रूव हो। तो उसके लिए मेरा यही है कि राइटर्स के ऊपर और डायरेक्टर्स जो डबिंग डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत दारोमदार है इस चीज का। जी। पर ये मैंने ये भी देखा है सर कि कभी-कभी डब करते वक़्त डायरेक्टर्स पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इस वज़ह से। क्योंकि समटाइम्स द स्क्रिप्ट इज़ नॉट एज़ रिटन एज़ अप्रोप्रिएट। हाँ, एप्रोप्रिएट मतलब एकदम होती नहीं है। कारण उसका चाहे कुछ भी हो सकता है कि उनको भी लास्ट मिनट अगर मिला होगा राइटर्स को लास्ट मिनट अगर कहीं वही वही मेरा कहने का मतलब वही है कि इसलिए जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो मतलब कर सकते हैं वो, जैसे एक्टिंग में भी मैं सीरियल्स में भी यही हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर बालाजी अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो बेचारा आज का राइट, प्रोड्यूसर तो नहीं करेगा। और राइट, अगर आजकल तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, तो बालाजी तो फिर भी दे हैव टेकन बैक सीट इन सीरियल्स एज़ फार एज़ इट राइट, इज़ कंसर्न्ड। तो फिर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि रीडिंग होनी चाहिए। जैसे हाँ, बैठ रीडिंग के एक एक सीन की रीडिंग होनी चाहिए, 2 सीन की होनी राइट, चाहिए करेक्ट, और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि एक्टर्स मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उनका और डायरेक्टर्स का तो एक सेशन और मेरे ख्याल से सब तैयार होंगे मतलब मैं तो बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ। जी, 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 मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ जैसे तक किया है। एक्टिंग में होता है वर्कशॉप कभी, एक रीडिंग हाँ, होती है बेसिकली। एक रीडिंग होती है, थोड़ी-सी रीडिंग होती है कि अब फ़िल्म के स्निपेट्स थोड़े-से दिखाए जाने चाहिए कि हमने जी, ये जी, देखा, तो अब वो किस जी। सुर में बात कर रहा है। तो शक्ति भाई, आपको याद है जब हमने ये फिल्म डब की थी, आई थिंक ट्रू लाइज की बात है, लीला जी ने जब डब करवाई थी तो हमें पहले फिल्म दिखाई गई थी वो, करेक्ट, ही इज़ है ना? राइट, आई थिंक ही इज़ 2-3 राइट। फिल्में थी। डब हाँ, करने से पहले पूरी की पूरी फिल्म सारी डबिंग आर्टिस्ट जितने हम थे उनको दिखाई हाँ, गई थी ताकि आपके दिमाग में ज़हन में एक चीज़ बैठ जाए कि आपको क्या करना है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। वो मेरे स्टूडियो ख्याल था से वहाँ पे टाइम ज़्यादा हुँ। होता शक्तिदा ही नहीं है शक्तिदा और का रिलीज़ स्टूडियो था वो जो जी, 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 जी। नटराज में नटराज में उसका हुआ था। हम लोग को बैठाल के दिखाया था और उसके एक सीन में तो शक्तिदा ने मुझे डायरेक्ट किया था। क्या बात शक्तिदा इज़ डायरेक्टिंग शक्ति सिंह। आप जैसे सोच सकते शक्तिदा ने मुझे डायरेक्ट किया था शिंडलर्स लिस्ट के लास्ट सीन में। हाँ, तो शक्तिदा वाज़ सच एन इंटेलिजेंट मैन। ओह येस, ओह येस। वो जर्नलिस्ट थे पहले, उनकी वो बंगाली थे लेकिन उनकी हिंदी इतनी बढ़िया थी भाई। मेरी मेरी कुछ हम लोग 6 बजे तक कर रहे थे, उसके बाद मेरी सागर साहब के यहाँ डबिंग थी, तो मुझे भागना था, कमिटमेंट था। तो कमिटमेंट जैसे ही आता है, वैसे पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं कि यार यहाँ खत्म करके पहुँचेंगे कैसे, ट्रैफिक-व्रैफिक, उसमें मोटरसाइकिल चलाया करते थे। हमने कहा भैया आज तो जावा, नहीं, जावा नहीं, येस ही था। टीवीएस। तो मोटरसाइकिल भूल गए यार तुम। बट सर आपने याद बहुत कीजिए, जावा था आपके पास। बहुत मोटरसाइकिल बहुत कहाँ चले गए? नहीं सर, अभी गिर गए। कुछ सुनो भूचाल सा आ गया। तो वो एक शब्द को पकड़ के उस दिन शक्तिदा ने मुझे ऐसा ऐसा पकड़ लिया कि जाने नहीं दिया, वो मेरी डबिंग छूट गई। तो मैं आज भी अशीम दा मिलते हैं तो मैं बताता हूँ। लेकिन आज भी मुझे याद आता है कि मुझे इतने मतलब इंटेलिजेंट आदमी, इतने क्वालिटेटिव आदमी के साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थैंक माय स्टार्स, माय गॉड ऑलमाइटी। बहुत-बहुत अच्छा लगा। राइट। इवन शक्ति अशीम जी, दा अगर से कोई ऐसी लाइन है जो आई एम श्योर काफ़ी लोग फ़ॉलो करते हैं, जेम्स बॉन्ड सीरीज़ हो या कोई भी शिंडलर्स लिस्ट हो या काफ़ी सारे डब्स हैं। कोई ऐसी लाइन जो आपके ज़हन में है, जो आप सुनाना चाहेंगे? जस्ट फॉर शक्ति जी, द हाँ? मैंने कहा कोई ऐसी लाइन आपके ज़हन में है जो आप सुनाना चाहेंगे लोगों के लिए, जो सुन रहे हैं? कौन? जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की हो या पायरेट्स की हो या स्पाइडरमैन की हो? मैं? जी, जी, जी। एक आप ही हाँ, है हीरो यहाँ पे। हाँ, मैं सुनाना चाहूँगा। लवली, दैट वुड बी लवली। याद तो नहीं है, थोड़ा है मेरे इसमें, जी, मैं सुनाता हूँ। ये फ़िल्म है स्काईफॉल, ओके। डैनियल क्रेग की। तो इसमें बॉन्ड साहब जो हैं वो एक
होटल है, वहाँ पे बार है, वहाँ पे आते हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की वहाँ बैठी हुई है, पता नहीं हीरोइन है या कौन है, उनका नाम अच्छा सीन चुना आपने, अच्छा सीन चुना आपने। हाँ, मैंने उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, तो आप सबको मजा आएगा, दर्शकों को, आदर्श भाई को तो आएगा यार। कोशिश करता हूँ। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। डर लग रहा है, अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप जब से यहां बैठी हैं लगातार अपने बॉडीगार्ड्स को देख रही हैं। 3 बॉडीगार्ड्स, कुछ ज्यादा नहीं है। पहली बात तो यह कि वो आपकी बॉडी को गार्ड नहीं कर रहे। मकाऊ में जिस्मानी धंधे का धंधा करना बहुत गलत बात है, और आपके बॉडी पे जो टैटूज हैं वो इस बात को बताते हैं कि बात गलत नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये धंधा कुछ ज्यादा गंदा नहीं है? आप पर सूट नहीं करता, अच्छे घराने की लगती हैं आप, संभल के रहिएगा, खासकर इन बॉडीगार्ड से। 3 है ना? वैसे क्या लेंगी आप? बोलेंगे नहीं? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बोलेंगी। 2 वोडका मार्टिनी, हिलाकर मिलाकर नहीं। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ओ बात है शक्ति जी, क्या बात है। थैंक यू। लवली लवली। आदर्श जी, आपका कुछ ऐसा है जो आप? सर है तो बहुत कुछ, लेकिन दिमाग से निकल चुका है। एक लाइन याद आती, मैंने अभी पढ़ी किसी कमेंट्स में भी, रजनी साहब की एक लाइन थी फिल्म बादशाह में, जो फिल्म में बहुत बार वो बोलते हैं, तो एक ही लाइन है जो मुझे याद है अभी। जी। तो वही है, मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। समझा क्या? इतना याद है बस। अच्छा, मैं जस्ट फॉर द लिसनर्स थोड़ा टॉपिक चेंज करने के लिए एक डेवी जोन्स का और करता हूं, करूं ना? जी प्लीज, ऑफ कोर्स सर। तुम ना तो मरे हुए हो ना मर रहे हो, तुम कप्तान तो हो लेकिन एकदम नालायक कप्तान। क्या तुमने अपने परिचय में क्या तुमने अपना परिचय ये कह के नहीं करवाया था कि तुम कप्तान जैक स्पैरो हो? बदजात, मक्कार, झूठे कहीं के। तुम्हें पता है, अब थोड़े ही दिनों में तुम कप्तान से एक मामूली सिपाही बना दिए जाओगे। तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? क्या बात है शक्ति जी, हो भैया, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फ्रॉम एवरीबॉडी हु वाज वांटिंग दिस। और मैं चाहता हूं कि कभी ना कभी, जैसे आपने कहा, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर ये निर्भर करता है कि कब ये ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं राइटर्स की या डायरेक्टर्स की या जैसे भी हो सके, कभी ना कभी ऐसे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो, जहाँ ये कोई सीनियर जूनियर ऐसा कुछ ना हो और सब मिले, क्योंकि हर एक अपने समय पर काम शुरू करता है, कहीं ना कहीं जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है, ऐसा है, सब एक साथ मिले, अच्छा ही होता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली गुड वर्क, और वो आप पर कुछ अच्छी कोई अच्छा काम आप देखते हो तो वो आप पर भी रब ऑफ हो जाता है, आप भी काफी कुछ सीखते हैं, वो चाहे सीनियर्स हो। आज अब हमारा इंटरव्यू तो ले रहे हैं मिस्टर विराज, लेकिन आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। और आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। आई वांट टू मेंशन, हमारे बाद की पीढ़ियां, आप, निनाद और सुमित राघवन। जी मतलब निनाद और सुमित राघवन की वो कौन सी फिल्म थी जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया था? बैड बॉयज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे उसमें निनाद की डबिंग देख के ये मैंने तय कर लिया था, ये काम मैं नहीं कर सकता। जी निनाद का डब एक बहुत ही मैडनेस हुआ करता था, वो मास्क भी डब करता था। He used to be madness, absolutely on fire, absolutely on fire. मुझे याद है, नहीं सर, इसका विराज का काम देखना, बर्लिन सीरीज देखिए सर, इसने क्या काम किया उसमें।
सर इनकी एक फिल्म हम दोनों ने साथ में की थी, वो ऑनियन क्या नाम है उसका, जिसमें डैनियल क्रेग है। हाँ तो उसमें इसने जो डबिंग की है उसमें मैंने डैनियल क्रेग की है, मतलब जेम्स बॉन्ड तो नहीं है, मतलब इतनी बढ़िया की है, इतनी बढ़िया की है कि मैंने नो सुनता डाउट, हूँ नो डाउट। जब ये होता है ना सामने, जब आप भी होते हैं सामने, अगर आप साथ में कर रहे हैं तो मैं सुनता हूँ कि भाई सामने वाला कौन है, जरा सुनाना भाई, सुनाना यस इसने क्या यस यस। किया है। तो ये आई टेक केयर ऑफ दैट। तो फिर उसमें कुछ अपनी चीजें हम एज एन एक्टर, जैसे वही बात है कि हम अपना वो कंट्रीब्यूशन करते हैं कि एज एन एक्टर हम और क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। काउंटर अच्छा मिलता है ना सामने वाले का सुनते हुए। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल, फीडबैक वो अच्छा सुनना जरूरी होता है, फिर अच्छा ही आदर्श के होता साथ जो डबिंग की अपना शिंडलर्स लिस्ट में, है। जी बाप रे क्या फिल्म है और क्या डबिंग की है। मैंने उसमें बेन किंग्सले की थी, जी हाँ जी ऑफ आदर्श कोर्स। ने लियाम नीसन की थी, और एक लास्ट की इसकी स्पीच है आदर्श की, मतलब वो स्पीच सुन के तो उसने अपनी लैंग्वेज में तो किया ही है, और हिंदी में भी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा था जो आप बोले थे कि शक्तिदा ने डायरेक्ट किया था सीन, तो वो मेरा वाला भी लास्ट सीन शक्तिदा ने डायरेक्ट किया। पीछे आके देखा शक्तिदा बैठे हुए हैं आराधना में, तो मैंने कहा अब तो आ गए ये, अब रहेंगे यहाँ पे। तो वो पूरा चंक था जो आज तो हम पंच पंच कर सकते हैं कहीं पे भी, वो पूरा चंक था कि आदमी बोलता है, बोलते बोलते ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन बोल के बैठ के रोता है, हाँ अब वो उनको एक ही टेक में चाहिए। अब कितनी बड़ी बात है, कितने वहां पे एक्टर निकल आया और डायरेक्टर आ गया। जी हमारे साथ भी हुआ था, वो डायरेक्टर और एक्टर की बात हो गई। सर वो मुझे कभी एक और बिफोर वी रैप अप दिस, मुझे एक और बात जाननी है कि आपने ये भी जिक्र किया था कि काफी सारे एक्टर्स इस वक्त डब करना चाहते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस, आपको वक्त बहुत देना पड़ता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये एक और बात है जो मैंने आपसे सीखी हुई है शक्ति जी। और उस वक्त जितने हम लोग सब डब करते थे, सबसे हर एक का एक ट्रेट हर एक की होती थी। तो ये कभी-कभी कुछ हम इंटरव्यूज़ देखते हैं किसी के, तो किसी की डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन वो डिसरिस्पेक्टफुली अगर बात की जाए तो थोड़ी ठीक नहीं होती है वो बात। तो ऐसा कभी आपको, आप काफ़ी काम करते हैं टेलीविज़न में, स्क्रीन पर आप होते हैं, तो कभी कुछ आपको काफ़ी सारे एक्टर्स तो होंगे जो आपको कहते होंगे कि आपसे कहते होंगे आप, हमें उन्हें डब करने की इच्छा है। कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि आपने कौन, जब वो सुनते हैं फिल्मों के नाम सुनते हैं तो बोलते हैं बाप रे इतने बड़े-बड़े एक्टर्स की आप डबिंग करते हैं, आप इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? तो मैं बोलता हूँ पब्लिसाइज़ करने तो हो जाता है, लोग देखते हैं, लेकिन आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कई बार जी, डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ हम कर रहे हों, चाहे डबिंग में कर रहे हों, चाहे एक्टिंग में कर रहे हों, तो मैं वहीं तक उस डिसएग्रीमेंट को लेके जाता हूँ, जहाँ तक सामने वाला बात को समझ जाए। और जी, अपना और मेरा और आदर्श का या किसी का भी जो जेन्युइन लोग करने वाले हैं, उनका ये नहीं रहता कि यार नहीं मैं इस तरीके से करूँगा। जी। एक्टिंग में भी नहीं, हालाँकि हमको अंदर से ये ज़रूर पता होता है कि ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये वो जो बात कर रहे हैं ना शक्ति भाई, मैं बताऊं, जब डबिंग की बात करें, जब शुरुआत हमने की थी तो इसको बड़ी डिफरेंट नजर से देखा जाता था। अरे शक्ति सिंह, आदर्श को तुम डबिंग कर रहे हैं, अरे डबिंग आर्टिस्ट है वो, इसको आपको याद होगा शक्ति भाई, वही इस मैं नजर बोल से रहा हूँ। देखा जाता था शुरू शुरू में। अब अगर 4 लोग कहते हैं यार मुझे भी ले जा, आजकल मैं फ्री हूं, थोड़ा सोचता हूँ थोड़ी डबिंग ही कर लूं, तो आजकल इतना फ्री है। परिवर्तन आ चुका है। हाँ, लेकिन आदर्श मैंने इस बात को बाँध के रखा, हम्म, मैंने ज़िद लेके रखी कि मैं एक्टिंग भी करूँगा, डबिंग भी करूँगा। अब जो करना है आपको कर लो। क्योंकि करेक्ट। मैंने बहुत, मतलब इसके लिए सैक्रिफाइस भी बहुत किया है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत किया। मैं नायगाँव में शूटिंग करता हूँ, और अभी ओपेनहाइमर की डबिंग कर रहा था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। तो करेक्शन करना था, तो बारिश हो रही थी। तो मैं ट्रेन से वहाँ छाता लेके अकेले अपना क्या लेके बात आया। है, क्या बात है। पौने 1 बजे मैंने ऑटो लेके वहाँ जाके डबिंग की, समीर को बोल के। क्योंकि ये हमारी आर्ट है। मैं हम इतने बड़े एक्टर के रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए मैं डब कर रहा हूँ, बाप रे बाप! बिल्कुल। क्या काम किया उसने। इवन जितने भी यही एक्टर और उनमें फ़र्क है। तो मैं कभी बहाना नहीं बनाता, और मुझे मज़ा आता है। पैसे की बात अलग है, जी, लेकिन जो जी। परफ़ॉर्म करने का मौका मिलता है, आप कितने बड़े-बड़े एक्टर्स के लिए करते हैं, जी, एंथोनी जी। हॉपकिंस के लिए। और ऐसा नहीं है आदर्श, कई डबिंग बहुत खराब भी हुई है, कई डबिंग बहुत खराब भी हुई हैं, और वो जी, इसलिए हुई है कि उसमें तवज्जो नहीं दिया गया है, जो टाइम नहीं रहा होगा, अभी क्या कर सकते हैं। खराब जी, तो जी। बड़े-बड़े एक्टरों के साथ भी ऐसे ही होता है।
पर ये सर ये एक पैशन है जो हमें एक ले जाती है आगे, ड्राइव्स अस यस more than the you have your skill, you have your talent, you have everything, but if there is no passion in what you're doing, then I think वो थोड़ा just गड़बड़ imagine sir, we are dubbing for Anthony Hopkins, Daniel Craig, he dubbing for Liam Neeson, Arnold, and you dubbing for Tom Cruise. लेटर भी तो आया था टॉम क्रूज का एक जी 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 लेटर आराधा में लेटर आया था टॉम क्रूज का लेटर आया था, उसने लिखा जी। यू सेंट इट टू मी। कितनी बड़ी बात है, वी आर सो प्रिविलेज्ड Yeah. and I want to make it a point to put it in front of every actor कि Right. हमको इतना तवज्जो, इतना वो मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कोई घास छील रहे हैं बैठे हुए। बहुत काम है डबिंग। डबिंग बहुत Sir, talking about this, credits के बारे में आपका क्या कहना है इस वक्त? आजकल क्रेडिट्स मिल रहे हैं, क्रेडिट्स के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये क्रेडिट्स कोई क्रेडिट्स नहीं है। हमारे नाम आने चाहिए और जिस एक्टर की आपने डबिंग की, स्पेशली हिंदी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज की जो फिल्म है जी उसमें अगर विराज ने टॉम क्रूज की है तो बाकायदा नाम आना चाहिए, विराज इन हिंदी फॉर टॉम क्रूज। आदर्श हिंदी में मतलब जिसके लिए भी किया, शक्ति सिंह ने जिसके लिए भी किया, वो आना चाहिए नाम। ये जैसे ओटीटीज पर आता है, पर आप फिल्मों की बात कर रहे हैं जैसे थिएट्रिकल्स, ओटीटीज में एंड में आता है ना, एंड में बिल्कुल एंड में आ जाता है। एंड में, ये एंड में नहीं, हमारा पहले आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना बिल्कुल। चाहिए। हर आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए यहाँ पर आया है। आप शाहरुख खान का नाम देते हैं, जी अमिताभ बच्चन का नाम देते हैं, जी शक्ति सिंह का नाम क्यों नहीं देते आप? क्या इसमें बिल्कुल। शर्म की क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल शर्म की बात, भाई आपने काम खराब किया है तो निकाल दो, हम नहीं कर पा रहे तो किसी और को ले लो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन नाम Right. जरूर इट Right. फील्स गुड। Of course. So- But Adarsh ji and Shakti ji, thank you for inspiring so many people, the generations that you all have inspired. इतना बढ़िया काम आपका, आपके रेफरेंसेस लिए जाते हैं, आपके काम को आज भी लोग देखते हैं और उसके रेफरेंसेस लेकर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बट भैया क्या समय समाप्त हो गया क्या? विराज, समय समाप्त हो रहा है हमारा। विराज एक मिनट होगा, लेकिन विराज मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ। मैंने एक जी फिल्म की थी आदर्श, अपना ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसमें ममूटी साहब थे। हाँ, डॉक्टर जब्बार पटेल की फिल्म थी। हाँ, तो वो भी 8-9 दिनों में पूरी की थी, क्योंकि बहुत जी। वैसा था, डीपली वो फाइन काम कर रहे थे। तो उसकी मराठी की डबिंग हुई। तुमने रेफरेंस की हाँ। बात बोली, तो सचिन खेडेकर ने उसमें किया, तो उसने मेरी हिंदी सुन के किया था। हाँ रेफरेंस की बात बोला, जी तो एक्टर जो है, सचिन ने भी बहुत ही बढ़िया किया। मतलब एक्टर डब कर रहा है तो Right. डेफिनेटली डिफरेंस है। करेक्ट ऐसा नहीं करेक्ट बोल रहा हूँ कि लोग सीख नहीं सकते, सीखते हैं सब। बिल्कुल सीखने वाला आर्ट, एक सीखने वाली चीज हम आज तक सीख रहे हैं। हम तुमको देख के बिल्कुल। सीखते हैं, राइट हम निनाद को देख के सीखे, क्योंकि भाई Right. क्या काम किया है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर अंबेडकर में मैंने भी डबिंग की है, क्राउड एक लाइन यहाँ वहाँ की हुई है मैंने उसमें। तो याद है, आराधना में आपको देखता था डब करते वक्त वो सब। मैंने क्राउड में किया है हिंदी फिल्मों में। मैंने हिंदी फिल्मों में जब पहले काम करते थे, तो हाँ, तो ये बड़ी मजेदार चीज है कि उस समय मैंने एक फिल्म की थी हिंदी की, राइट और उसी टाइम पे वो हीरो वहां आने वाला था। तो मैं था और मेरा एक दोस्त भी था, तो हम क्राउड में खड़े हुए डबिंग कर रहे थे। हाँ तो अब तो वो आने वाला था, मुझे लगा अगर वो अंदर आ गया और बोलेगा देखेगा तो हम क्राउड में खड़े हुए डबिंग कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं कॉप का। तो मस्ती में हम लोग करते थे। वी नेवर फेल्ट कि यार कोई ये सोचेगा, कोई वो सोचेगा, या क्या हो Correct. जाएगा, कॉन्शियस क्या चीज होती है। सीधे साधे Right. आदमी हम थिएटर के, तो हम क्राउड में बिना किसी को बताए वहां से भाग गए। राइट राइट पूछा भाई, वो आके चला गया अपनी डबिंग करके, कुछ देर बीच में आने वाला था डबिंग करने के लिए, कहने लगा हाँ चला गया, फिर अपना पहुंच गया, फिर शुरू कर दिया डबिंग करने वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लोग होते हैं। और जैसे अभी दर्पण ने बताया, मिला जब मैं, तो मैंने अभी एक अवार्ड नाइट है ITA हाँ देखिए क्या जी। हुआ उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उस लड़की का फोन आया, कहने लगे सर आप अपना नाम और फोन नंबर वो करिए, क्या बोलते हैं, फिर से बताइए। हाँ जी, हाँ मैंने कहा आपका दिमाग सही है,
मैं कौन हूँ, इतने सालों में आप नहीं जान पाए, फिर भी मुझे फोन कर रहे हैं, आप कहीं और से भी तो पता कर सकती थी। फिर 5-6 दिन तक उसका कुछ भी नहीं आया, फोन नहीं आया। फिर मुझे बोलती है कि कंफर्म कर दो आप। मैंने उसको बोला जब फर्स्ट ITA शुरू हुआ था, तब क्योंकि की पूरी टीम थी, फर्स्ट ITA हमारे साथ ही शुरू हुआ था और हम लोग को अवार्ड मिला था। आए नहीं शक्ति जी प्लीज कैरी ऑन। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो बता रहे हैं अबाउट द इम्पर्सनल इनवाइट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये जो आप कह रहे हैं वो एकदम सही बात है। जो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, इट्स बेटर टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड देन बी अ वेरी स्मॉल फिश इन एन ओशन। और एक और अंग्रेजी में कहावत है कि द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी, सर्विस इज सर्विस। आप जब किसी होटल में जाते हैं और आप कोई खाना मंगाते हैं तो वो आपको खाना सर्व करते हैं, उसको सर्विस कहते हैं। पर खाना सर्व करने के अलावा वो आपको कैसा महसूस कराते हैं, दे मेक यू फील द एक्सपीरियंस दैट यू गेट, उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटैलिटी का जो शब्द है ये बड़ा अहम है हमारे लिए, चाहे हम घरों की बात करें या फिर हम इंडिया वॉइस फेस्ट की बात करें, क्योंकि ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। ये एक बहुत ही पैशन प्रोजेक्ट है जिसको हम 7 साल से अपना खून पसीना, अपनी कई बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं कई बार हंस के कहता हूँ दोस्तों से कि ये जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए बड़ा एक ग्राउंडिंग, ये एक मेरे लिए लेवलर है, क्योंकि सारा काम, सारी शोहरत, सारा सक्सेस जो पिछले 3 दशकों में कमाई है वो इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत ही जूनियर लोगों को भी हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि आइए हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं। और मतलब ये है कि इस तरह इस आयोजन में ने ये हमको सिखा दिया है कि धरातल पर रखते हैं। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है शक्ति जी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, ये 7वां साल है और मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दैट आई गेट योर अटेंशन और दैट दिस प्लेटफॉर्म बिकम्स डिजर्विंग इनफ फॉर यू टू बी प्रेजेंट हियर। या आदर्श जी की बात करें तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हम ऐसे मकाम पर हैं कि ये जो मंच है ये आपको डिजर्व करता है, आप लोगों को डिजर्व करता है। तो हमारी तरफ से अगर कभी कोई ऐसा लगा हो किसी को भी कि हमने आपको इनवाइट करने में कुछ सॉरी तो आप प्लीज माफ करिएगा, मगर हमारी कोशिश ही रहती है क्योंकि देखिए आप हमको मुझे माफ करिएगा कि आप मतलब हमारा और इनका रिश्ता एकदम टॉम एंड जेरी जैसा है। बिल्कुल 7वें में पहुंचे हैं, 6 उसमें इसमें इनवाइट करने की कोशिश की और 6 में मैं डेली सोप कर रहा था। नहीं देखिए क्या है, मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था कुछ ऐसे लोगों के जरिए आपको रिक्वेस्ट करना जिनको आप मना नहीं कर सकते हैं, मगर मेरा बहुत सिंपल उसूल है कि आपको अपनी कमाई से ही कोई भी चीज पानी है। और मैं चाहता था कि हम एक ऐसा मकाम बनाएं कि आप 4 लोगों से सुने कि ये बड़ा अच्छा मंच है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ है वो शायद पिछले 6-7 साल में हुआ है। और यही कोशिश जारी रहे और अब आपका स्नेह और आशीर्वाद मिले तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपका, आदर्श जी आपका, एंड आदर्श जी was very 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 warm, he was almost like a friend and I almost was feeling कि why did I not talk to him earlier, why was I so inhibitive of why was I having so many inhibitions about talking to him. So I want to say a big thank you to you on air. Thank you Darpan bhai, thank you. So warm and for accepting our invite, and also Viraj, I want to say a big thank you to you क्योंकि ये जो हमने निर्णय लिया to have you head this session, I think it made, हम लोग बात कर रहे थे ऐसा लग रहा है कि 3 दोस्त जो हैं अपने दिनों को याद कर रहे हैं और अपने बड़े कमाल के किस्से साथ शेयर कर रहे हैं। सर तभी मैंने बीच में कहा क्या समय समाप्त हो गया क्या, अभी तो शुरू हुआ था। Thank you Adarsh ji, Shakti ji thank you so much, thank you Darpan bhai, thank you, thanks for having us, or we will take your leave now. Thank you once again. Thank you so much, thank you, bye Viraj, bye Shakti bhai.